गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने वीडियो में भारतीय संविधान के एक भाग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। मूल अधिकार शासन से नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जिनके लिए शब्द यूज करते हैं एफआर, जो एफआर होते हैं वो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के कर्तव्यों की बात करता है कि कर्तव्य क्या है। इसीलिए यही एक कारण है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि जस्ट बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। बस फर्क इतना है कि इसको थर्ड भाग में जोड़ा नहीं गया, संविधान के तीसरे भाग में जोड़ा नहीं गया, बल्कि इसे संविधान के चौथे भाग में जोड़ा गया 4A के नाम से। ये संविधान के तीसरे भाग में नहीं जुड़ा, ये संविधान के चौथे भाग में जुड़ा। रीजन, संविधान का जो तीसरा भाग है वो जस्टिसेबल है, वो इनफोर्सेबल है, जबकि संविधान का जो चौथा भाग है वो नॉन इनफोर्सेबल है। और सेम ऐसे ही 4A भी नॉन इनफोर्सेबल है। इसीलिए इस भाग को थर्ड भाग में न जोड़कर फोर्थ में जोड़ा गया। और फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज को एक साथ क्यों रखने की बात की जा रही थी, तो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को उपलब्ध अधिकार, भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार जिनकी आप मांग करते हैं। तो यदि अधिकारों की आप मांग करते हैं तो नागरिकों के वो कर्तव्य जिनकी आशा नागरिकों से की जाती है, तो इसको भी उसी के साथ रखना चाहिए था। ये एक बात थी, लेकिन हमने आपको बताया कि क्यों इसको तीसरे भाग से अलग किया गया, क्योंकि तीसरा भाग, जो तीसरे भाग में अधिकार हैं वो इनफोर्सेबल है, और जो चौथे भाग के अधिकार है वो नॉन इनफोर्सेबल है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन इनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। क्लियर, प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, इसका जो थॉट है, क्योंकि जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं है जिसको सिर्फ पढ़ना है, ये चीजों को बताता है, ये बोलता है, इसे समझना होता है। इसमें एक एक हेडिंग ये बताती है कि इसका कर्तव्य कैसा है। तो हम लोग जब इनके राइट्स पढ़ेंगे, हम लोग जब इनकी ड्यूटीज, कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे, तब वहां पर देखेंगे कि वास्तव में ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। ऐसा तो नहीं कि ये बैकग्राउंड बाय लॉ हो, फोर्सेबल हो, जिसका हमें पालन करना हो। हाँ, वो अलग बात है कि इसके कॉन्सेप्ट में एक शब्द यूज किया जाता है, वो होता है रिमाइंडर, अर्थात हमारे कर्तव्यों को जिनको हम भूल गए हैं उन्हें याद दिलाना। तो ये कंटेंट यूज तो होता है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी हम लोग बात करेंगे जब इसको हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, उसी के साथ हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक हमने बात की कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में बात जो है। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को एक साथ कहा जाए कि एक जैसे होने चाहिए, लेकिन एक जैसे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने दो अंतर आपके सामने पहले ही बोले, वो फोर्सेबल है और एक फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो नॉन इनफोर्सेबल है, ये प्रवर्तनीय बिल्कुल नहीं है। तो एक जैसे नहीं है। हाँ, दोनों में एक ही शब्द कॉमन है जो दोनों के साथ चलता है, वो है आपका फंडामेंटल। दोनों में यही एक शब्द कॉमन है जो है फंडामेंटल, मूल।
अब ये मूल शब्द जो कॉमन है वो इसलिए है कि ये दोनों भाग भारतीय संविधान में है, इसीलिए यहां पर मूल शब्द की बात की गई है, यही दोनों में कॉमन है और कोई बात कॉमन नहीं है। हाँ ये सही है कि उनकी हम मांग करते हैं और ये हमको पे करना होता है, ये हमारे कर्तव्य हैं, इसलिए इनको मूल कर्तव्य कहा जाता है जिसकी हमसे आशा की जाती है। अब अगर बात करें जब भारतीय संविधान बना तो क्या उस समय भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स शामिल थे, तो क्या फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो भी भारतीय संविधान के इनिशियल संविधान में शामिल थी? बिल्कुल नहीं, नहीं शामिल थी। ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, एक राजनीतिक कॉन्सेप्ट था। इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझो। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज के डेमोक्रेसी की, तो जितने भी देश हैं, जितने भी आपके देश हैं, उन देशों में कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल नहीं है। हम जापान की बात नहीं करते, जापान में शामिल है, लेकिन जितने भी मोस्टली वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैं उनमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि चाइना, यूएसएसआर यानी कि रसिया, यूगोस्लाविया, इन देशों में, ऐसे देशों में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो कंट्रीज हैं उनमें कहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? आगे चल करके रूस के साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का जो एक ग्राफ खींचेगा वो ये भी शामिल होता है। अगर पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है हम कहां से ले रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं है, जो यूएसएसआर का युद्ध है, क्षेत्र है, जो एक संघर्ष है, उस संघर्ष से फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट आया था उसी कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने यूएसएसआर से ही लिया है, सोवियत संघ से ही लिया है। क्लियर? ये फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्यों की बात हो गई। अब भारत में इनकी आवश्यकता, जो हमने एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की आपसे बात की, वो क्यों बात की उसको समझो। भारत में एक बार इंटरनल इमरजेंसी इंपोज की गई। इमरजेंसी पहले भी लगी है, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी नहीं लगी, इसके पहले इमरजेंसी लग चुकी है 1962 1971। क्लियर? इमरजेंसी इसके पहले लगी, लेकिन वो एक्सटर्नल रीजन थे हमारे। अब जो इंटरनल इमरजेंसी इंपोज की जा रही है आर्टिकल 352 का प्रयोग करके, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके जो इमरजेंसी इंपोज की जा रही है, वो इमरजेंसी हमारे यहां कब से कब तक चली? तो 25 जून 1975, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये भारतीय लोकतंत्र का डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक जो इंटरनल इमरजेंसी इंपोज हुई। देखो इसके पीछे रीजन बहुत थे, अगर इनके बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो बैकग्राउंड में रीजन बहुत थे। 1962, 1965, 1971, ये जो हम एक संघर्ष से गुजर रहे थे, युद्ध लड़ चुके थे, 1966 की जो क्राइसिस आई थी, जो एक हमारा प्लानिंग गैप हुआ था, क्लियर, उन चीजों में जब हम हरित क्रांति को शुरू करके लाए थे तो भारत और भारत की जनता बहुत ही क्रूशियल पीरियड से गुजर रही थी। बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनको फेस कर रही थी। मंदी की समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, पॉवर्टी की समस्या थी। इन सारी समस्याओं को जो फेस कर रही थी, और उसी समय भारत में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण
क्रांति आंदोलन चलाया जा रहा था, जो बहुत ही उग्र होता जा रहा था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया जा रहा था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इससे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गैप जो बन रहा था, वो एक मन में उस समय भर रहा था वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के। तो उन्होंने उस पीरियड को कंट्रोल करने के लिए जो काम किया वो था इंटरनल इमरजेंसी को इंपोज कर देना। क्लियर? इस इंटरनल इमरजेंसी को लगवाया फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद को प्रधानमंत्री ने यह सिफारिश की, यह अनुशंसा की कि भारत में इंटरनल इमरजेंसी, एक आंतरिक आपातकाल लगा दिया जाए। और यह आपातकाल क्रियान्वित हुआ, लागू हुआ 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। आपातकाल में क्या हुआ? तो देखो, आपातकाल में बेसिकली यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या, भारत में आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। आर्टिकल 352, जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपातकाल में क्या होता है, अगर आपातकाल लागू हो जाता है, तो अगर हम आपातकाल की बात करें कि आपातकाल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपातकाल में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनकी हम डिमांड कर सकते हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हो जाते हैं, सस्पेंड्स हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बस 21 छोड़ के, जो जीवन का अधिकार है उसको छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो जाती है, एबॉलिश। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो गई। यहां तक कि पेपर में जो भी न्यूज छपती है, ब्रॉडकास्ट, जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री होती है, वहां से उसको पहले परमिशन लेनी होती, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ प्रिवेंटिव डिटेक्शन लॉ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मीसा। क्लियर? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, मीसा। ऐसे एक्ट का प्रयोग किया जाता है, इनको लागू कर दिया जाता है। क्लियर? तो इन एक्ट किसके लागू होने से और इंटरनल इमरजेंसी लागू होने से जो हमारी चीजें सस्पेंड हुई, जो अधिकार हमसे छीने गए, उनसे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को इस समय ये आवश्यकता महसूस हो रही थी कि फंडामेंटल राइट्स की तो मांग की जाती है, लेकिन नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई बात नहीं की जाती कि मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए। क्लियर? तो यहां पर एक कमेटी है, उस कमेटी की हम लोग बात करते हैं। याद रखना, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। क्लियर? जो बेसिकली क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रेस की फ्रीडम भी खत्म हो जाएगी। जब फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए तो प्रेस की फ्रीडम भी खत्म हो जाएगी। प्रिवेंटिव एक्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हमने आपसे बोला इंटरनल इमरजेंसी जब लगी, उस समय प्रधानमंत्री को इस बात की आवश्यकता हुई, आवश्यकता महसूस की गई कि फंडामेंटल राइट्स की तो मांग की जाती है, लेकिन कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की जाती। तो यहां पर एक कमेटी का नाम आया, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिन्होंने यह सिफारिश की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के साथ रखा जाए। इनकी सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसको तीसरे भाग में रखा नहीं गया, इसको तीसरे भाग में रखा नहीं गया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग बना के जोड़ दिया गया, वो हमने आपसे बोला पार्ट 4A। आर्टिकल भी उसमें जोड़ दिया गया 51A। आर्टिकल 51 था, उसके साथ जोड़ दिया गया आर्टिकल 51A। क्लियर? और इसको जोड़ने के लिए एक मेजर चेंज किए गए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़े स्तर पर चेंज किए गए। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ वो था आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। संविधान का 42वां संशोधन
इस संशोधन से एक बड़े स्तर पर संविधान में चेंज किए गए, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर? जितने भी बड़े चेंज थे वो चेंज कर दिए और इसी चेंज के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। क्लियर? अगर हम पढ़ते हैं कि ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे तो ये बात नहीं होती कि जब देश में आजाद हुआ, संविधान बना, तब फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे। अगर बात की जाती तो ये की जाती 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई वो कितनी जोड़ी गई, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी 10। वर्तमान में कितनी है तो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी 11। क्लियर? ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा जाएगा, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन सा पोर्शन यहां पर जोड़ा गया। क्लियर? तो चलते हैं, कंटेंट पर ध्यान देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ओनली द फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हम लोग शुरू हुए थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज की यहां पर कोई बात नहीं की गई। नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई बात नहीं की। ऑन द रिकमेंडेशन, अगर पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज को किसकी रिकमेंडेशन पे रखा गया, किसकी सिफारिश पे रखा गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। जस्टिस स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्य को। द स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया था? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया था। बेसिकली जब फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, ऐड किया गया, तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। समझने वाला विषय है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किसकी सिफारिश पे रखा गया, तो आंसर स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, तो आंसर होता है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। और भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो आंसर हमारा क्या होगा? 10। क्लियर? नेक्स्ट, these were concluded in on 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको परिभाषित किया गया, लिखा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया आफ्टर द बैटल ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ। क्लियर? जो आगे चल करके रसिया के रूप में बदल के आएगा जब विकसित होगा। दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट नेमली 4th A। बोला था आपको संविधान के किस भाग में रखा गया? चौथे भाग में रखा गया। एक नया भाग ऐड किया गया और दीज वर इंक्लूडेड इन 51A। आर्टिकल 51 के साथ एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 51A, और इस 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, बेसिकली दे वर 10 इन नंबर, नाउ दे आर 11। क्लियर? अब कितने हैं? 11 है। बेसिकली कितने थे? 10। वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 11th यानी 1 मोर। बेसिकली कितने थे? 10। अब कितने हैं? 11। कितना ऐड कर दिया गया? एक। कौन सा ऐड किया गया? वर्क ड्यूटी। वर्क ड्यूटी, a newly fundamental duty added in fundamental duties in Indian Constitution. Clear? These are also non-enforceable. मैंने आपसे बोला फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस क्या? वो ये कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, वहां से हम रिट इशू नहीं करा सकते। क्लियर? It shall be duty of parents. It shall be duty of parents to provide compulsory of the primary education to their children. Clear? It shall be duty. किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की ड्यूटी है। ये कौन सी ड्यूटी है? यही वर्क ड्यूटी है
It shall be duty of parents to provide compulsory of primary education to their children 6 to 14 ईयर ऑफ एज। यही वो ड्यूटी है जो ऐड की गई। यहां पर एक बेहतर चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या, देखो, वो ये है, अगर हम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात करते हैं तो इसमें फंडामेंटल राइट्स में एक भाग जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक भाग जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A, फंडामेंटल ड्यूटीज में एक आर्टिकल जोड़ा गया 51A का भाग के या फिर 11। क्लियर? 21A में क्या कहता है? 6 to 14 ईयर की एज तक एजुकेशन कंपल्सरी, फंडामेंटल राइट्स दिया गया। और इसको पूरा करने के लिए एक बिल पास किया गया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 51A क्या कहता है? ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वो 6 to 14 ईयर के एज तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराए। क्लियर? हाँ, ये अलग बात है, ये फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी फोर्सेबल नहीं है। अगर कोई उपलब्ध नहीं कराता तो इसको पनिशेबल नहीं है। क्लियर? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि फंडामेंटल राइट्स में 21A जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A में के जोड़ा गया और दोनों में एक ही बात की गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है हमारे? देखो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, संविधान का पालन करें, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्लियर? अब यहां पर एक चीज देखो, हमने बोला कि इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल है, लेकिन अगर हम 51A में 1 की बात करें या 51A में A की बात करें, ये ABCD है ना, A की बात करें तो A आपका फोर्सेबल है, कंपेस बाय लॉ, ये बाय लॉ है। क्लियर? ये जो है बाय लॉ है। ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, भारतीय संविधान का अपमान नहीं कर सकते, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का अपमान नहीं कर सकते, ये फोर्सेबल है। इसीलिए हमने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये संविधान कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें अच्छे से समझना होता है, वो फोर्सेबल ना होते हुए भी फोर्सेबल हो जाते, बाध्यकारी हो जाते, प्रोसेस बाय लॉ। क्लियर? Second, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम संजो के रखेंगे और उनका पालन करेंगे। ये आपका फोर्सेबल नहीं है, कंप्लीट नॉन फोर्सेबल। क्लियर? वो तो कंपेस बाय लॉ है, लेकिन ये नहीं है। क्लियर? Second, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट रखें। क्लियर? ना तो संप्रभुता की खतरा हो, ना अखंडता की खतरा को खतरा। ये फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज में फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट फोर्सेबल है। भारत की अखंडता को आपके किसी कथन से अगर खतरा है तो कंपेस बाय लॉ आपको कानून के द्वारा बाध्य किया जाएगा, आपको बाध्य किया जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, एक तरीके से फोर्सेबल हो। लेकिन हम आंसर में ये नहीं कहेंगे, आंसर में फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन फोर्सेबल है, लेकिन ये बाय नेचर अगर हम आपसे बात करें। क्लियर? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज,
सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करेंगे और आवाहन करने पर या आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा को प्रेषित होंगे। ये बिल्कुल नहीं है। क्लियर। अब अगर यहां पर एक चीज देखो तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर जो आपके इवन है और ऑड है, अगर ऑड की बात करें 1 और 3, 1 और 3 यानी ए और सी ये तो फोर्सेबल हो गए, बी और डी क्या हो गए, नॉन फोर्सेबल हो गए। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 51 ए में आर्टिकल 5 का मतलब देखो, यहां पर 1 का मतलब क्या था, ए, 2 का मतलब बी, 3 का मतलब सी, 4 का मतलब डी। यहां पे 5 का मतलब ई, 6 का मतलब एफ, 7 का मतलब जी। क्लियर। अब देखो 5, टू प्रमोट हार्मोनी एंड देयर इज द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भारत के सभी लोगों को समरसता, समानता, एक जैसे समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ब्रदरहुड, भाई बहन जैसे, पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करें। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, सती प्रथा, डाउरी सिस्टम। क्लियर। या मतभेद करना, इन चीजों को हम क्या करें, परित्याग करें। 6 यानी एफ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 या जी, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपोजिशन ऑफ फॉर लिविंग क्रिएचर, प्राकृतिक पर्यावरण अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव, क्लियर, इनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। अब यहां पर देखो जो ई है और जी है दोनों फोर्सेबल है बाई लॉ, इनके लिए एक लॉ है, हम बात करेंगे भी, ठीक है, इनके लिए भी एक लॉ जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये फोर्सेबल हो जाता है इस लॉ से, एफ नहीं है। तो यहां पर भी देखो अभी क्या था 1, 3, 5, 7। क्लियर। नेक्स्ट 8, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ऑन रिफॉर्म, सुधार की भावना का विकास करें। क्लियर। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्योर वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और हिंसा से क्या होंगे, दूर रहेंगे। अब अगर इसकी बात करें तो देखो पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हम लॉस करते हैं तो पिछले गवर्नमेंट के कई आप कॉन्सेप्ट देखोगे, जैसे इसके पहले आपका सीईए का विरोध चल रहा था तो इन पर भी रिकवरी की गई थी, कुछ संसद में भी केस हुए जिस पर कोर्ट के द्वारा रिकवरी कराई गई। तो पब्लिक प्रॉपर्टी इस पर भी जो नियम है वो कंप्रेस बाई लॉ, एक नियम बना करके, कानून बना करके इसको भी फोर्सेबल कर दिया गया, लागू किया गया, तो ये भी हो गया। अब देखो सारे हमने आपसे बोला था ना ऑड इवन काम करेगा, 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर। 1, 3, 5, 7, 9 ये फोर्सेबल हो गए। अब इसी अगर हम अलग कर दें तो 2, 4, 6, 8 नहीं है, ये वो 10 हैं जो इंदिरा गांधी जी के समय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए थे। ये आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, 10 नंबर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी।
व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, राइज टू हायर लेवल ऑफ इंडिया एंड अचीवमेंट। ठीक, तो ये भी फोर्सेबल नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्सेबल हैं वो बाई लॉ है, उनके लिए अलग से कुछ लॉ बने हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसके द्वारा फोर्सेबल होते हैं। अब अगर 11 नंबर की बात करते हैं जो बाद में ऐड किया गया, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। क्लियर? 14 ईयर, 6 to 14 ईयर, ये जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। तो प्रेजेंट टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। क्लियर? जिसमें से 1, 3, 5, 7, 9 फोर्सेबल बाई लॉ, कुछ लॉ बने हैं जिससे फोर्सेबल है। ठीक है, जिसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऐसे कुछ लॉ बने जिनके द्वारा ये आपके फोर्सेबल हो जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8 की, तो वो नॉन फोर्सेबल है। हाँ, अब अगर सॉरी 8 के बाद 10 भी है आपका। 11 की बात करें तो वो अलग से लागू किया गया, तो उस पर ऐसा नियम कोई लागू नहीं होता है। तो ये हमारी बात हुई किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज की। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास। अच्छे से पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और बेहतर तैयारी करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है, कोई कंटेंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, अगर हमसे होगा हम जरूर डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? थैंक यू क्लास।